आप लोग को जो है इधर ऐसे इतना दिन पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे थे, फिजिकल का, इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का, है ना। अब जो है कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो देखो, ऐसे तो हम सब्जेक्टिव में आपको टोटल 34 को लॉन्ग क्वेश्चन डाला है, 34 को लॉन्ग क्वेश्चन। यदि आप उसको पूरा तैयारी कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, है ना। उसी में से सारा लाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 34 को लॉन्ग में से उसी में से रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर उसमें भी आप भी क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, तो आपको हम फिर बोल रहे हैं, वो आपको लॉन्ग जो गेस की है 34, उसमें से आपको A to Z क्वेश्चन है। फिर भी हम कुछ क्वेश्चन अलग से बता देते हैं जिसका आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा संभावना है आएगा। जैसे एक हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, जैसे पहला ही क्वेश्चन है आपका रॉल्स लॉ, यहां देख लीजिएगा पेज में एक पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको पूछेगा, है ना, रॉल्स लॉ वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो रॉल्स लॉ को आपको प्रूव करना है। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है, दूसरा है रॉल्स लॉ। तो आप इसको देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे गलती कहा करता है, पहले देख लीजिए, ठीक है। यदि आपको रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पूछेगा, ठीक है, समझ लो बढ़िया से कैसे लिखते हैं। एक नंबर का डिस्कशन बता रहे हैं, एक नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर लिखना है आपको, तो कैसे लिखना है पहले देख लीजिए इसको। बहुत को दिमाग में रहता है कि कैसे, मतलब जो इसमें कंफ्यूजन रहता है, रॉल्स लॉ कैसे लिखे, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर कैसे लिखे। तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर यदि आपको लिखना है तो आपको इसका परिभाषा याद है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन बनता है ना। जिसका वेपर प्रेशर कम होता है प्योर सॉल्वेंट से, तो जितना कमी होता है उसी को रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा प्रूफ करना है ना। ये परिभाषा लिखना है जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, पूरा लिखना है। कहां तक लिखना है तो आपको इसमें लिखना है आपको पी नॉट माइनस, है ना, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एक्स से, यहां तक प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा पूरा रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। इसको आप प्रूफ कर दीजिए, हो गया, ठीक है। इसको यदि आप यहां तक लिख दिए तो हो गया। यदि आपको बढ़ाना है तो एक्सए का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यदि आपको लैंग्वेज यहां से आगे आपको मन होता है कि चलो इसको और बढ़ाए आगे, यहां तक तो आपको लिखा हुआ है इसमें, आप देख लीजिएगा यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है इधर। यदि आपको इससे आगे बढ़ाना है, ठीक है ना, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एक्स से आगे बढ़ाना है, तो आप क्या करेगा देख लो एक बार। इसको क्या करेगा, ठीक है, तो इसको क्या करेगा देख लीजिए, इसको क्या करिएगा देखो, करना क्या है देखिए। इसको यदि आप बढ़ाइएगा ना अगेन, तो आपको यहां पर करना क्या है, पी नॉट, ये आप पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एक्स, ठीक है। अभी हम फिजिकल का डिस्कशन करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन का लॉन्ग जो क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस कर देंगे, और उसके बाद ऑर्गेनिक का, ठीक है ना। तो इसीलिए हम अभी आज फिजिकल का जितना लॉन्ग क्वेश्चन है, जो जिसका ज्यादा संभावना आने का, उसको आज हम डिस्कस कर देते हैं। पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एक्स है ना। यदि आप इसको डिस्कस, इसको यदि आगे बढ़ाना है, या तो प्रूफ कर लेगा, इसमें प्रूफ किया होगा नीचे में, है ना। तो इसके बाद क्या करना है, आप इसका लैंग्वेज लिख देगा, ठीक है ना। लैंग्वेज लिखेगा पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट को बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, यही है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और एक्सए को क्या बोलते हैं, एक्सए को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्सए को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। एक्सए को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। अब क्या करना है, इसको और बड़ा करना है, चलो ठीक है, और बड़ा करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक्सए आया है ना, एक्सए को क्या करेंगे, एक्सए का मान लिखेंगे। एक्सए का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्सए बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखा दिए, उसी में आगे लिखा हुआ देखिएगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, यहाँ देखिए मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के एक्सए माने हैं, है ना। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्सएन बराबर होता है एन स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये सब पढ़ा दिए, आप देखिएगा बढ़िया से, अभी बताएंगे आपको, नहीं काम चलने वाला, ठीक है। अभी समझाएंगे, कोई काम ही नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको क्लास में सिखा दिए इसको बढ़िया से, क्रैश कोर्स में भी बताया गया, रिवीजन में भी आपको बताया गया। एक्स से बराबर हो गया स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन,
एक्स से बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर, ठीक है, इसको लिखना है ना। और इसको और आगे बढ़ाना, एन का मान, अब एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, सब लिखा हुआ है यहाँ पर, एन का मतलब क्या होता है मोल ऑफ सॉल्यूट। आप डायरेक्ट यदि वहां लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आप इसका मान यहाँ लिख देगा, एन बराबर स्मॉल जो सॉल्यूट का मोल है इसका मोल बराबर फॉर्मूला होता है गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं एम ए, इसको कैपिटल एन को मान लेते हैं कैपिटल एन, ठीक है ना। फिर आपका एन है, एन का मतलब कैपिटल एन का मतलब होता है मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल बराबर वही गिवन मास, अब इसको बटे मॉलिक्यूलर मास होता है। अब अंतर स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर इसको बी मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है, इसको बढ़ा देना आगे, कैसे, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एक्स, अब इसका मान रख देगा यहाँ पर, बढ़ाना ही है तो है, इसको जितना लंबा कर सकते हैं। अब देखिए एक्स से बराबर क्या होता है स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन का मान यहाँ रख देना, कैपिटल एन का मान रख करके दोनों को, है ना, एलसीएम लेके आगे बढ़ा देना जहां तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब बाद में जो है इतना करने के बाद जो है आप इसका मान रख देगा यहाँ पर, देखो जैसे मान लीजिए आपको ये मान हो गया पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एक्स से जो है एक्स का जो मान आया हमको स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इसका मान रखेगा स्मॉल एन बराबर क्या होता है स्मॉल एन एम ए बटे कैपिटल एन ए, है ना, बटे क्या हो जाएगा स्मॉल एम ए बटे कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम बी बटे कैपिटल एम बी, है ना। अब इसको सॉल्व कर देना है ना, सॉल्व करिएगा तो ऊपर नीचे आएगा, बाद में दर्शा देना, एम ए मतलब क्या होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, एम ए का मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, एम कैपिटल एम ए का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। उसी तरह से एम बी को दिखा देना है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट और कैपिटल एम बी को मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से आपको ये कितना पता है 2-3 पेज में हो जाएगा यदि आपको बढ़ाना है तो, ठीक है ना। यहाँ तक तो लिखना ही है पी नॉट माइनस पी एस, यहाँ तक, इसके बाद यदि बढ़ाना है तो आप जो है ये सब लिख के बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, तो नंबर आपका एक भी नहीं कटेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फिगर भी था, आपको कॉपी में जो करवा दिए ना, जो बच्चे मेन बैच का है जो बढ़िया से किए हैं क्लास किए हैं, ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा आपका जो कॉपी में आंसर लिखा हुआ है उससे तैयारी करना है लॉन्ग को। आप कॉपी में जो ये पढ़ाए होंगे तो वहां देखिएगा 2 फिगर बनाए हैं आप, है ना, ये ठीक है, 2 फिगर हम आपको बनाए हुए हैं यहाँ पर, तो 2 फिगर बनाए हैं, तो 2 फिगर बनाया है, एक आप इसमें एक में हम लिए थे क्या सॉल्वेंट है, दूसरा में सॉल्यूशन, ठीक है, एक में सॉल्वेंट है दूसरा में सॉल्यूशन, ये फिगर बनाना है। फिर सुन लो रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर का बता रहा है, फिगर बनाना है और फिगर बनाने के बाद इसको बढ़ा देना है, क्लियर, ये बढ़ा देना है, तो आपको रिलेटिव लॉडिंग इन वेपर प्रेशर में एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, एक भी नंबर में 5 में 5 देगा। यदि आप यहां तक आते हैं तो संभावना है कि आपका एक नंबर काट लेगा, 4 नंबर दे देगा, यहां तक भी आपको 4 नंबर दे देगा, लेकिन है ना यदि चेक करने वाला है तो आपको यहीं से सारा चीज क्लियर होता है, 5 नंबर आपको दे देगा नहीं। अब कुछ ऐसा होता है कि चलो देखता है कि कम लिखा है काट लेगा, यदि आप ये सब फिगर बना देते हो, ये सब लिख देते हो, तो ये इसमें एक नंबर आपको नहीं कटेगा, पूरा 5 का 5 नंबर देगा, क्लियर। अब इसी में एक क्वेश्चन है रॉड्स लॉ वाला, ठीक है। अब रॉड्स लॉ में क्या लिखना है आप देखो, ये चीज हम करने जा रहे थे आप लोग को शुरुआत में, लेकिन उस समय ऑर्गेनिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहता था, इस कारण नहीं करवाया। चलो देखो, अब देख लो एक बार जो है देख लीजिए। अब रॉड्स लॉ क्या होता है ना, ये 5 नंबर में पूछता है ना, एक्सप्लेन रॉड्स लॉ। तो आप यदि कॉपी वाला परिभाषा आप देखिएगा, कॉपी में जो आपको रॉड्स लॉ 2 तरह से लिखाए थे, एक लिखाए थे वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल केस में, तो नॉन वोलाटाइल केस में तो यही हो गया रॉड्स लॉ नॉन वोलाटाइल केस में, क्योंकि देखिए यार परिभाषा लिखा हुआ है। एक होता वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब सॉल्यूट भी वोलाटाइल सॉल्वेंट भी वोलाटाइल, है ना, उसमें आपको ये प्रूफ किए थे, है ना, टोटल सॉल्यूशन बराबर, है ना, पीटी बराबर पी नॉट माइनस एक्स प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये प्रूफ किए थे, ये भी वाला बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रह जाएगा, है ना, या तैयारी करने में टाइम लगेगा,
तो ऐसा स्पष्ट करके नहीं पूछता है कि वोलाटाइल वोलाटाइल में, नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल में। तो सबसे सिंपल ये है, इसी तरीका वाला तैयारी कर लेंगे ये वाला वोलाटाइल, क्योंकि ये स्पष्ट आपको नहीं पूछेगा कि वोलाटाइल वोलाटाइल में, है ना, रॉल्स लॉ लगा, ठीक है। वैसे भी रॉल्स लॉ के लिए बहुत सारा आप लैंग्वेज भी जोड़ सकते हैं। रॉल्स लॉ में आप जो है यहाँ बताते हैं, ये भी आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं रॉल्स लॉ को, ठीक है ना। लेकिन आपको उतना नहीं लिखना है, आपको क्या बताते क्या लिखना है आपको, ठीक है। तो रॉल्स लॉ को पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे, रॉल्स लॉ को पहले परिभाषा, क्या परिभाषा लिखेंगे देख लो। तो रॉल्स लॉ का परिभाषा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे देखो। तो हम पढ़े हैं पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एक्स से, है ना। पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एक्स है। ये पी नॉट माइनस पी एस बटे ये जो पी नॉट है, ये इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। और एक्स ए का भी जस्ट बताया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स ए को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स ए को बोलते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट को रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर, एक्स ए को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो इसी को लैंग्वेज में लिख देंगे तो यही हो जाएगा आपका रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट, ठीक है। तो रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, देख लो, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बताओ, क्या है किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्यूट, है ना। तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो है, मतलब ये जो है आपका पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, ये बराबर हो जाएगा किसका, मोल फ्रैक्शन। ये स्टेटमेंट हो गया रॉल्स लॉ का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर का ये स्टेटमेंट है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये स्टेटमेंट है किसका, रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर का। रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट नहीं है, रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना हो और ये लिखना हो, ठीक है। अब ये इसको एक्सप्लेन करना है, 5 मार्क में पूछता है, यही तक थोड़ी ना छोड़ना है, अब इसको प्रूव करना है। किसको प्रूव करना है, ये पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एक्स है, इसको प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। इसको हम लोग कैसे प्रूव किए, यहाँ देखो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है देख लो, इसके बाद आपको क्या करना है देख लीजिएगा, ठीक है। क्या करना है देखो, इसके बाद आपको जो करना है देख लीजिएगा, 2 कंटेनर लेना है, ठीक है ना। रॉल्स लॉ को प्रूव कर रहे हैं, रॉल्स लॉ को प्रूव कर रहे हैं, प्रूव। तो 2 कंटेनर लेना है, जैसे हम इसमें किए थे सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। एक में हम लोग क्या मानते थे, सॉल्वेंट, एक में सॉल्यूशन। अच्छा सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालते हैं उसमें, नहीं, और उसके बाद हम लोग लेट करते हैं। लेट के बाद यहाँ पर सब लिखा हुआ दिख रहा है, मोल ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन, यहाँ लिखा हुआ मोल ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद यही लिखना है, फिगर के बाद यही लेट, लेट मोल ऑफ सॉल्यूट स्मॉल, मोल ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन पी नॉट, ये सब लिखा हुआ है। जो कैलकुलेशन आप किए थे इसमें करिएगा एलिवेशन मतलब रिलेटिव वेपर प्रेशर में, वही सेम टू सेम कैलकुलेशन इसके बाद हो जाएगा, है ना। और लास्ट में आप प्रूफ कर देना पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एक्स से। इसके बाद आपको बढ़ाने के लिए बता दिए थे कैसे इसको बढ़ाना है, बढ़ा देगा बस 5 पे 5 नंबर देगा, 1 नंबर इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है। हाँ एक चीज याद रखिएगा, क्लियर। तो ये हो गया आपको, ये इसके बाद आपको आगे प्रूफ कर देना, मतलब सेम टू सेम, दोनों में सेम टू सेम है, ये एक अलग से कुछ याद करना, खाली स्टेटमेंट में इसका अलग है। इसका स्टेटमेंट क्या है कि when non-volatile solid dissolve in pure solvent then solution is formed with vapor pressure less than vapor pressure of pure solvent then changing, और उसमें क्या है ना, relative lowering vapor pressure is equal to mole fraction of solid, ठीक है। ये 5 नंबर का कमांड, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक हम फिजिकल में एक और 5 नंबर का डिस्कस करते हैं डैनियल से, ठीक है। ये शायद देखो कितना नंबर में डैनियल से, डैनियल से देखो देखो, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन ये
आपको ये क्वेश्चन भी पूरा आने की संभावना है ना। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये आपको इसको एक और नाम से जानते हैं, डैनियल सेल। डैनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सब आगे लिखा हुआ है, इसी को डैनियल सेल बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ये आपको 5 मार्क में पूछेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यदि फ्राइडे लॉ पूछा तो पूछा, नहीं पूछा तो ये 100% ये पूछेगा, ठीक है ना। फ्राइडे लॉ यदि नहीं पूछा आपको ये क्वेश्चन 100% पूछेगा। ये फिजिकल का जो 5 नंबरिया सब है ना, वो कमांड कर लीजिए, फिजिकल से 2 को 5 नंबरिया कंफर्म रहता है, 2 को एकदम कंफर्म रहेगा 5 नंबर का, ठीक है ना। और उसके बाद आपका हो गया इधर वाला, ठीक है। इनऑर्गेनिक का है वो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया वाला, उसमें से एक को 5 नंबरिया कंफर्म रहेगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक में आप आ जाइएगा तो ऑर्गेनिक में आपको आईपीए का नाम लिखने आता है, तो वहां से वो 5 नंबरिया होगा। 5 नंबरिया तो गिना चुना है, आईपीए का नाम और नेमिंग रिएक्शन आता है तो 5 मार्क का क्वेश्चन आपको अपने बन जाएगा, ठीक है। ये वो होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में अंतर, है ना। ऑर्गेनिक हम 5 नंबर बताएंगे आपको। चलिए डैनियल सेल आपको बताना, याद करना बढ़िया से, आपको अभी हम बता नहीं पाएंगे, थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं ताकि आप अपना देखिएगा। डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है ये वाला देखो, इसमें हम बताए थे 2 को कंटेनर लेते हैं। इसमें आपको हम ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि आपका कॉपी में होवे करेगा, लैंग्वेज आप तैयारी कर लीजिएगा बढ़िया से, फिगर आप पूरा बढ़िया से कमांड कर लीजिएगा, 2-3 बार दिमाग में सेट करिएगा, फिगर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिगर आप पहले इसको तैयारी कर लीजिएगा। फिर बोल रहे हैं जिन बच्चे के पास कॉपी में है, कॉपी में ये क्वेश्चन का आंसर है, कॉपी का आंसर से याद करिए। यदि आपके पास कॉपी में नहीं है, कोशिश करना किसी दोस्त लोग से मंगा लेना, ठीक रहेगा। नई कॉपी में तब जाके आप गेस का आंसर याद करिएगा, ठीक है ना। अब इसमें लिखना कहाँ तक हम पहले ये बता देते हैं, कंसेप्ट बताएंगे, समय लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पे 1 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो उसमें तो गड़बड़ा जाएगा, आपको पढ़ाया अभी है ना, तैयारी करिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको लिखना है। तो कह रहा है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पहले इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे, ठीक है ना। द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसी को डैनियल सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। पहले हम लोग फिगर बना लेंगे बढ़िया से, अच्छा से फिगर बनाने के लिए सीख लेंगे, ठीक ना। 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, फिगर बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनाते हैं, एक बर्तन में हम लोग लेते हैं जिंक सल्फेट, ठीक है, और दूसरा बर्तन में क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट का बर्तन में क्या डालते हैं, जिंक का रड, और कॉपर सल्फेट के बर्तन में क्या डालते हैं, कॉपर का रड। जिंक सल्फेट में जिंक का रड और कॉपर सल्फेट में कॉपर का रड, ठीक है। और दोनों रड को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, कनेक्टिंग वायर, बीच में बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। और जिंक का जो रड होता है, मोटा मोटी बता रहे हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और यही इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन इस वायर के माध्यम से इधर की ओर आने लगता है, और इस इलेक्ट्रॉन को कॉपर मतलब क्या कर लेता है, उसको मतलब गेन कर लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ रिडक्शन होगा। इसी को लैंग्वेज बना के आपको बढ़िया से लिखना है, ठीक है। लास्ट में आपको कहाँ तक लिखना है, बच्चे गलती कहाँ करता है, इसको लिखने के बाद में क्या होता है, एक समय सेल खराब हो जाता है। सेल खराब कब हो जाता है, जब सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा। मान लीजिए इधर वाला जो सॉल्यूशन है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है ना। जब जिंक का रड का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का रड का ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक टूटेगा जारियम 2+ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन तो रड के माध्यम से निकल जाएगा, ये जो जिंक आयन है कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन में गिर जाएगा, सब का सब सॉल्यूशन में गिर जाएगा। तो जब सॉल्यूशन में जिंक आयन गिरेगा, जिंक में कौन चार्ज है, पॉजिटिव, तो सॉल्यूशन एक समय पॉजिटिव हो जाएगा। तो सॉल्यूशन जब पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा, करंट पास करेगा नहीं करेगा, ठीक है। मतलब करंट का फ्लो को ना इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो को। अब इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो ही नहीं करेगा, क्यों नहीं फ्लो करेगा वायर से, क्योंकि सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया तो उसको इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन पास नहीं करेगा तो करंट पास नहीं करेगा, है ना। तो एक समय क्या होगा, करंट पास करना है ना बंद हो जाएगा, इससे मतलब बल्ब जलना बंद हो जाएगा। तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। समस्या क्या है इसमें, प्रॉब्लम क्या है, आपको एकदम बढ़िया से दिखा दिए कॉपी में। प्रॉब्लम क्या है, आपको कई बीच में ऑब्जेक्टिव करवा दिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है ना।
ऑब्जेक्टिव भी नहीं लिख देना है ना, खाली वो आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता दिए थे। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टॉपेड, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है। कारण क्या है, कारण ड्यू टू, है ना, ये तो प्रॉब्लम हो गया। कारण क्या है, तो कारण है ना, सॉल्यूशन का पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाना, है ना। ये जो जिंक सल्फेट वाला सॉल्यूशन है ये पॉजिटिव हो जाता है, और कॉपर सल्फेट वाला जो सॉल्यूशन है ये नेगेटिव हो जाता है। ये सॉल्यूशन पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और जब सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, इस कारण ये प्रॉब्लम हो गया। बाद में इस प्रॉब्लम से कैसे निदान किया जाता है, ठीक है, इस समस्या का दूर कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो सॉल्व बाद में लिख देगा, सॉल्व, है ना, इसका सॉल्व कैसे करते, प्रॉब्लम लिख देना बढ़िया से, एकदम एकदम अच्छा से, है ना, गलत सही से लिखिएगा एग्जाम में, जितना स्पष्ट, यानी कि एकदम लिखे, एकदम स्पष्ट क्लियर होना चाहिए, चेक कॉपी चेक करने वाला। तो सॉल्व लिखेंगे या सॉल्यूशन बाद में लिख देंगे, प्रॉब्लम लिखे, प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम था वो लिख दिए। पहले तो लैंग्वेज आपको लिखा हुआ, परिभाषा लिखना, बीच में लैंग्वेज लिखना है कि कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का रड डालना है, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का रड डालना है ना, बोथ रड आर कनेक्टेड वायर, है ना, देन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू, है ना, किधर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, तो ये एनोड होता है, ये वाला रड क्या होता है, कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर पास करेगा, एनोड से कैथोड, इसका उल्टा डायरेक्शन में करंट पास करेगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल में इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास करता है, कैथोड से एनोड, मतलब कैथोड टू एनोड, एनोड से कैथोड पास करेगा आपको इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये सब पूरा लैंग्वेज बना के बढ़िया से लिख देना है। अब बाद में लिखना है कि आफ्टर सम टाइम, प्रॉब्लम में क्या लिखेगा, आफ्टर सम टाइम, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टॉपेड ड्यू टू सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, अदर पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, इधर पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, इस कारण जो है ऐसा हो जाता है। बाद में लिखना सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन है साल्ट ब्रिज लगा करके, बीच में हम लोग साल्ट ब्रिज लगा देते हैं, बीच में क्या लगा देते हैं, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या करता है, साल्ट ब्रिज क्या करता है, जो सॉल्यूशन इधर पॉजिटिव हो गया, इधर ये अपना नेगेटिव चार्ज भेज देता है, तो नेगेटिव चार्ज भेजेगा तो सॉल्यूशन पॉजिटिव है, इधर से नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, सॉल्यूशन इधर उदासीन कर देगा। इधर पॉजिटिव चार्ज भेजा, इधर नेगेटिव चार्ज भेजा, तो इधर भेज देगा नेगेटिव, इधर भेज दिया पॉजिटिव, क्योंकि इधर सॉल्यूशन नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव चार्ज भेज देगा, सॉल्यूशन उदासीन हो गया। और जब सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया तो इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब इलेक्ट्रॉन फिर जैसे पहले कंटिन्यू पास कर रहा था उसी तरह से पास करेगा, और इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूस पास करना जो है, इधर से करंट बहने लगेगा, बल्ब फिर से जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साल्ट ब्रिज का यही काम है। साल्ट ब्रिज का पहले परिभाषा लिख लेना यूट्यूब से, है ना, जो है विच न्यूट्रलाइज बोथ सॉल्यूशन, जो दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता है ना। उसके बाद ये जो है सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है। आखिर उसमें जो साल्ट ब्रिज होता है, ठीक है, उसमें क्या सब रहता है वो सब सारा हम लिखा दिए, वो लिखना है। इतना ही नहीं, बाद में इसमें एक चीज और जोड़ना है। साल्ट ब्रिज को एक्सप्लेन करने के बाद जो है आप फिर बोल रहे हैं, आप लोग ऐसा नहीं कि इसको एकदम आराम से देखिएगा, लंबा हो गया, आप एकदम जो स्पीड होता है ना यूट्यूब में बढ़ाने वाला, दुगुना स्पीड करके खाली आपको समझना है ना, इतना टाइम देना नहीं, एक बार स्पीड करके अपना जो है देख लेना है इसको, है ना, बढ़ा करके देख लेना है कि हम क्या कर रहे हैं, बस समझना है, सारा चीज आपको आता ही, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ना सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। सेल इतना साल्ट ब्रिज लिखने के बाद सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखना है, ठीक है ना। सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, राइट साइड, है ना, बीच में आपको लिख दीजिए जार्डियन है ना, ऑक्सीडेशन होता है जार्डियन से जार्डियन प्लस, ठीक है। अब बीच में हम लोग ये साइन यूज करते हैं, इसका नाम है साल्ट ब्रिज, ये साइन का नाम है साल्ट ब्रिज। इधर हम लोग रिडक्शन होता है कॉपर 2 प्लस से कॉपर, क्या बार तो यही आपका ऑब्जेक्टिव में यही है कि ये वाला किसका है, किस सेल का रिप्रेजेंटेशन, तो ये आपका डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन है ना, कैमरा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है। तो आपको इस तैयारी करने से आपको लॉस नहीं होगा, यदि बाय द वे आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव 3 को 4 को आपको बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ये रिप्रेजेंटेशन लिखना है, बाद में हाफ सेल का परिभाषा लिख देना है, बस यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप साल्ट ब्रिज तक भी लिख दीजिएगा तो 5 नंबर दे देगा, लेकिन आपको यदि बढ़ाना है, यदि यहाँ तक आप लिख के आ जाते, सेल रिप्रेजेंटेशन हाफ सेल तक लिख देते तो 1 नंबर आपको नहीं काटेगा, क्लियर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर देते हैं एगो, इसके बाद जो है हम इसे फ्राइडे लॉ का अगला हम वीडियो में बना के हम आपको फ्राइडे लॉ ये वाला आगे हम जो डिस्कस कर देते हैं वो क्वेश्चन। एक और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। एक है लॉन्ग क्वेश्चन है
एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ये चौथा नंबर का गेस का, ये देखा ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या तो आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, या लैंग्वेज में आपको यहाँ पर देख लो बढ़िया से, या तो ये रहेगा आपको लिखा हुआ, ठीक है, या तो ये रहेगा कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या आपको ये लगेगा फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा, ये चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब एकदम क्वेश्चन आपको आने की संभावना है, ठीक है ना, ये सब आप एवे करता है क्वेश्चन। लॉन्ग आप फिजिकल पूरा कमांड है तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम का सॉल्व हो जाएगा, नहीं फिजिकल से बहुत क्वेश्चन रहता है, ठीक है, 2 नंबर या 5 नंबर या ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम रहता है, वो सब ज्यादा रहता है। देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन यदि आपको हम बढ़िया सिखाए हुए, इसको एक तरीका से और पूछता है क्वेश्चन, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको या तो लैंग्वेज पहले क्वेश्चन बता देने, तो आपको क्वेश्चन छोड़ के आ जाइए, तो फर्स्ट ऑर्डर पूछे या आपको एक्सप्रेशन ऐसे पूछे या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट करके पूछे, है ना, सब एक ही बात है, सबका आंसर यही होगा। तो ये वाला आपको तो बते हुए किए थे, आता ही होगा सारे बच्चे को। एक बार इसको बढ़िया से सीख के आप लोग चले जाइएगा, ठीक है ना। और ये सीखने के बाद एक 0 ऑर्डर का होता है, आपको कॉपी में करवा दिए थे 0 ऑर्डर का, है ना, तो वो भी देख लीजिएगा, वैसे वो आसान है, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, है ना। कैसे इसको प्रूव करना है, तो इसका पहले परिभाषा लिख लेना फर्स्ट ऑर्डर का, पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। देख लो एक बार, देखो यहाँ पर पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, है ना, और पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज 1, इज कॉल्ड क्या, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर जो है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर यदि फर्स्ट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको प्रूव किए हैं, आपको आता ही होगा प्रूव करने के लिए, सब बताए हुए आप लोग को, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से, है ना। आप बताएंगे तो समय लग जाएगा, ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक ना, आप उतना देख भी नहीं, आप आता होगा आपको, और नहीं आता तो 1 से 2 बार करिएगा, पैड में आपको पैड में प्रैक्टिस करिएगा, या कॉपी रब वाला कॉपी प्रैक्टिस करिएगा, आपको आ जाएगा। 1 से 2 बार करिएगा, ठीक है। ऐसे होता था, थोड़ा हिट कर दे रहे हैं। ए से प्रोडक्ट बी, है ना, t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 पर a है, तुरंत प्रोडक्ट 0। t समय के बाद जो है, पहले a है, t समय के बाद x टूट जाएगा। x क्या होता है, मान लीजिए आपको हम बताए थे, क्लास में बताए हुए थे कि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 केजी गेहूं है, ठीक है ना, और उसको मशीन में हम डाल दिए है ना, चक्की में डाल दिए, आधा घंटा के बाद हम लोग जाते देखने के लिए, तो क्या 10 केजी गेहूं रहेगा, नहीं, कुछ ना कुछ टूटेगा। तो मान लेते हैं 10 केजी में से 2 केजी टूट गया, ये जो 2 टूटा गया था, 2 जाएगा प्रोडक्ट में, 2 केजी गेहूं टूटेगा, 2 केजी आटा बनेगा, जितना टूटेगा उतना आटा बनेगा। तो x टूटेगा तो x कहां जाएगा, प्रोडक्ट में, पहले a था, x टूट जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे रेट लॉ लगाना है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। और चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 रखना है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ाते जाना, r बराबर k a, ठीक है ना, आगे इसका मान रख देना, ठीक है ना। r बराबर हो गया k, r के जगह जो होता है -dA/dt रख देना, r के जगह -dA/dt। उसके बाद फिर जो है माइनस को साइड भेज देंगे, है ना। फिर इसको ये ले आएंगे, k को यहाँ dt को यहाँ भेज देंगे, k dt, है ना। और उसके बाद इंटीग्रेशन बोथ साइड विद लिमिट इंटीग्रेशन कर देंगे, बाद में आपको यहाँ तक आपको आना है, क्लियर। तो कैलकुलेशन करने लगे समय लग जाएगा, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट करेंगे तो उसमें ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आपको रहने देते हैं। और एक 2 क्वेश्चन है फिजिकल का, वो डिस्कस कर देंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक का, तब ऑर्गेनिक का।